चलो लेट्स स्टार्ट। डिपॉजिटरीज कौन है? NSDL, CDSL है ना? What they do is manage securities in electronic form. What they do? Manage securities in electronic form. ये सेंट्रल बैंक RBI जैसे उनके अंडर उन्होंने बहुत सारे क्या अपॉइंट करके रखे हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो किसी भी इन्वेस्टर को अकाउंट ओपन करना हो डीमैट का तो किसके पास जाना पड़ता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। बराबर है, ये हमने बात किया था। अभी जैसे ही डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स होता है तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी के किसका नाम आ जाता है? डिपॉजिटरीज का। किसका आ जाता है? डिपॉजिटरी का एज रजिस्टर्ड ओनर। बराबर है। और जो इन्वेस्टर है उसका नाम कहाँ आता है और क्या नाम से? एक मिनट, कहाँ आता है इन्वेस्टर्स का नाम? कहाँ आता है? इन्वेस्टर का नाम कहाँ आता है और किसके बुक्स में और कैसा? क्या नाम बोल? पढ़ के मत बताओ, सिर्फ मस्ती करना आता है, रिवीजन नहीं। इन्वेस्टर का नाम कहाँ आता है? डिपॉजिटरी के बुक्स में एज। बराबर है, ठीक है, ओके। चलो अब शुरू करते हैं। और इसके रिलेटेड जो एक्ट है वो क्या है? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ठीक है। अभी जो अपना हमने रेगुलेशन का भी बात किया था, सभी रेगुलेशंस बनाता है बोल के, हाँ क्या नहीं? एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। बराबर है। रूल्स कौन बनाता है? CG। और रेगुलेशंस कौन बनाता है? रेगुलेटर। और पूरा CMSL का रेगुलेटर कौन है? सिक्योरिटीज लॉस का सेबी। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ज्यादातर रेगुलेशंस। एक्ट रहेंगे वहां पे, सेक्शंस रहेंगे और सेबी के होंगे रेगुलेशंस। ठीक है, पूरे CMSL में। आज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अभी मुझे बताओ कि ये डिपॉजिटरी सिस्टम लाया क्यों? डिपॉजिटरी सिस्टम नहीं था तब क्या था? फिजिकल सिक्योरिटीज, मतलब देते थे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। बराबर है। तो काम तो तभी भी चल रहा था ना, डिपॉजिटरी लाने का क्या जरूरत था? ट्रांसफर के टाइम पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। बराबर है। सो बेसिकली एक ट्रांसफर को 3-4 महीने निकल जाते थे, जबकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन ही बोलता है कि 2 महीने में हो जाना चाहिए। बराबर है। बट 3-4 महीने निकल जाते थे, तो बहुत ज्यादा डिले के वजह से इंसान को लॉस हो जाता था। करेक्ट है। इसीलिए शिफ्ट किया गया ट्रेडिशनली फ्रॉम फिजिकल ट्रांसफर टू डिपॉजिटरी मोड। बराबर है। आ जाओ। इंट्रोडक्शन। ट्रेडिशनली टू ट्रांसफर द शेयर्स, द शेयर ट्रांसफर फॉर्म हैज टू बी अकम्पनीड बाय ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट। बराबर है। जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हुआ करते थे तो ट्रांसफर करना है तो जो इन्वेस्टर है वो कंपनी के पास जाता था। इन्वेस्टर किसके पास जाता था? कंपनी के पास। दो चीजें लेके, एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म और दूसरा सर्टिफिकेट। एक फॉर्म भरना पड़ता था उसको, जहां पे वो लिखता था कि मैं अपने शेयर्स मिस्टर एक्स को ट्रांसफर करना चाहता हूं, और करता था
सिग्नेचर, उसको बोलते हैं हम लोग शेयर ट्रांसफर फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको हम? शेयर ट्रांसफर फॉर्म। तो वो दो चीजें लेता था अपने हाथ में, एक जगह शेयर ट्रांसफर फॉर्म, दूसरे जगह शेयर सर्टिफिकेट, और दोनों लेके वो किधर जाता था? कंपनी के पास, बराबर है, और कंपनी को बोलता था कि ट्रांसफर करके दे। ठीक है, दिस वॉज क्रिएटिंग बिग प्रॉब्लम इन सिक्योरिटी मार्केट एज देयर हैड टू बी फिजिकल मूवमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ऐसे अकेला एक इन्वेस्टर नहीं था, हजारों इन्वेस्टर थे जो अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहते थे। तो ये बहुत दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि सारे क्या होते थे? फिजिकल मूवमेंट, बराबर है, which had become not due to increase in transaction in stock market, बराबर। प्रॉब्लम ऑफ बोगस शेयर सर्टिफिकेट, बोगस मतलब फेक। अभी मैंने फेक सर्टिफिकेट बना भी दिया, अरे लोग फेक नकली नोट बना लेते हैं, तो सर्टिफिकेट कौन सा बनाते हैं, बराबर है। तो शेयर सर्टिफिकेट बोगस होने का भी बहुत ज्यादा चांस होता था। एंड सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफरर नॉट टैलिंग। से फॉर एग्जांपल ट्रांसफर फॉर्म में मैंने साइन कर दिया, बट गलती से थोड़ा इधर का उधर हो गया, अभी मेरा साइन तो टैली ही नहीं होगा बुक्स में, करेक्ट है। जैसे चेक में अगर सिग्नेचर टैली नहीं हुआ तो बैंक पास करेगा क्या? नहीं। वैसे ही अगर शेयर ट्रांसफर फॉर्म में भी इन्वेस्टर का सिग्नेचर टैली नहीं हुआ तो ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो मतलब 3-4 महीने और। समझ में आ रहा है? तो ये सारे प्रॉब्लम होते थे, वर क्रिएटिंग हैवॉक इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ शेयर मार्केट। इसीलिए ओवरकम करने के लिए अबाउट डिफिकल्टीज क्या लाया? 1996 was introduced by government of India। सही है। मेन एम ऑफ डिपॉजिटरीज इज टू इंट्रोड्यूस पेपरलेस ट्रेडिंग। बोल्ड किया हुआ है वहां पे, तुम भी मार्क करो उसको, बराबर है। क्यों इंट्रोड्यूस किया था इसको? पेपरलेस ट्रेडिंग के लिए। अभी नो शेयर सर्टिफिकेट, नो पेपर काउंटिंग, करेक्ट है। एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। व्हाट इज सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन? अगर मैं तुमको सिक्योरिटी बेच रही हूं, तुम मुझे उसका क्या दोगे? पैसा। मेरा सिक्योरिटी तुम तक जाना और तुम्हारा पैसा मेरे तक आना इज सेटलमेंट। समझ में आया? तो अभी इसके वजह से क्या होता है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी। श्योर इनफ? ठीक है। नेक्स्ट, depository system. Depositories are institutions that hold securities of investor in dematerialized or इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बराबर है। क्या बोला है? क्या बोला है? डिपॉजिटरी सिस्टम में डिपॉजिटरीज कौन है? इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरीज कौन है? इंस्टीट्यूशन। बाद में देखेंगे कौन से तरीके का इंस्टीट्यूशन है, बट फिलहाल अपने को समझना है कि डिपॉजिटरी कौन है? इंस्टीट्यूशन, बराबर है। जो क्या होल्ड करते हैं? किसके? कौन से फॉर्म में? सही है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करते हैं? टू द इन्वेस्टर, बट किसके थ्रू? सही है, ये लाइन याद करो। अगर शॉर्ट नोट आया डिपॉजिटरी सिस्टम पे तो पहला लाइन क्या आएगा? डिपॉजिटरी एक क्या है? इंस्टीट्यूशन। जो क्या होल्ड करते हैं? कौन से फॉर्म में? और क्या प्रोवाइड करते हैं? किसके लिए? थ्रू, बराबर, ठीक है। द लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिपॉजिटरी सिस्टम इज डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो अगर डिपॉजिटरी सिस्टम है तो डिपॉजिटरी सिस्टम थ्रू एन एक्ट है, बराबर है। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम के लिए? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। फ्रेमवर्क इज गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क मतलब गाइडलाइंस, ठीक है। Provides for establishment of multiple depositories. Anybody to be eligible for providing depository service. Very important line, very 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 important line, तुम पढ़ेगा। क्या बोलता है? सबसे पहले डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तुम होना चाहिए रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विथ सेबी, बराबर है। और फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा फ्रॉम सेबी। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहला कंपनी की तरह रजिस्टर्ड, दूसरा रजिस्टर विथ सेबी, तीसरा ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम सेबी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन तुमको पता है, चेक करो। रजिस्टर्ड एज कंपनी चाहिए ना? रजिस्टर्ड एज कंपनी है, देखो नाम याद करो, एनएसडीएल का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, सीडीएसएल
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, बराबर है। अंडर ईच डिपॉजिटरी देर आर रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। हर एक डिपॉजिटरी के अंडर क्या है? डीपीज। हर एक डिपॉजिटरी के अंडर क्या है? डीपीज, विच प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू इन्वेस्टर। लाइक क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है डीपी? ओपनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, बराबर है। कोई भी इन्वेस्टर है जिसको अपना फिजिकल सर्टिफिकेट को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो किसके पास जाएगा? डीपी के पास। अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है, किसके पास जाएगा? डीपी के पास। डीपी किससे रजिस्टर्ड है? डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी किससे रजिस्टर्ड है? सेबी से। क्लियर? ठीक है, ओके। ये लाइन सही है क्या? फर्स्ट फुल स्टॉप तक बराबर बोला है? डीपी क्या है? बराबर है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, वो भी सही लग रही है क्या? डीपी क्या है? इंटरमीडियरी बिटवीन होम इन्वेस्टर एंड, बराबर है। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिटरी किसकी तरह? अपने यहाँ पे सेंट्रल बैंक मतलब कौन? आरबीआई, बराबर है। सेंट्रल बैंक की तरह है। सिक्योरिटीज ऑफ शेयर होल्डर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सेंट्रल बैंक में आइडियली क्या होता है? पैसा, बराबर है। यहाँ पे क्या होता है? सिक्योरिटीज ऑफ इन्वेस्टर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू मीडियम ऑफ, बराबर। टू यूटिलाइज सर्विसेज ऑफर्ड बाय डिपॉजिटरी इन्वेस्टर, डिपॉजिटरी के सर्विसेज को यूटिलाइज करने के लिए इन्वेस्टर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किसके साथ? थ्रू, बराबर है, ओके। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम शेयर सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू इन्वेस्टर आर टू बी डीमटेरियलाइज। अगर डिपॉजिटरी सिस्टम में तुम्हारा सिक्योरिटीज रखना है तो तुम्हारा जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको क्या करना पड़ेगा? डीमटेरियलाइज। एंड देयर नेम्स आर, ध्यान से, एंड इन्वेस्टर के नेम्स आर रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी एज, बराबर है। Consequent to these changes, investors' names in company's register, पहले किसका नाम था? इन्वेस्टर का। कहाँ पे? कंपनी के रजिस्टर में। उसको करना पड़ेगा रिप्लेस। किसके नाम से रिप्लेस करेंगे? डिपॉजिटरी के एज रजिस्टर्ड। तो कंपनी के बुक्स में किसका नाम? डिपॉजिटरी का एज रजिस्टर्ड ओनर, और डिपॉजिटरी के बुक्स में किसका नाम? इन्वेस्टर का एज बेनिफिशियल ओनर। क्लियर? The depository, however, does not have any, डिपॉजिटरी सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर बोल के नाम है उसका, उसके पास कोई भी वोटिंग राइट या इकोनॉमिक राइट्स नहीं होता। इकोनॉमिक मतलब मनी रिलेटेड इज इकोनॉमिक राइट्स। फॉर एग्जांपल डिविडेंड, इंटरेस्ट, बोनस, बराबर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एज रजिस्टर्ड ओनर। द बेनिफिशियल ओनर कंटिन्यूज टू एंजॉय, कि वो बेनिफिशियल ओनर कौन है? इन्वेस्टर, जिसने पैसा दिया है। तो सारे राइट्स और बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? बेनिफिशियल ओनर को। एंड इन सब्जेक्ट टू ऑल लायबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। पैसा भरने की भी जिम्मेदारी इन्वेस्टर की, राइट्स भी इन्वेस्टर के, बराबर, ओके। नेक्स्ट, इन डिपॉजिटरी मोड कॉर्पोरेट एक्शन सच एज राइट्स, conversions, bonus, merger amalgamation, subdivision and consolidation। आईपीओ मालूम है? फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। राइट इश्यू, राइट्स क्या होता है? जो ऑलरेडी होल्ड करता है, न्यू शेयर्स देते हैं एट डिस्काउंटेड रेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट इश्यू। एग्जिस्टिंग को न्यू शेयर्स देना इज राइट इश्यू। एग्जिस्टिंग को न्यू शेयर्स देना इज राइट इश्यू, बराबर है। कन्वर्जन, व्हाट इज कन्वर्जन? डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना, करेक्ट है। मर्जर अमालगमेशन पता है, दो कंपनी एक साथ आ जाती है, बराबर है। सब डिविजन, व्हाट इज सब डिविजन? सब डिविजन मतलब 20 रुपए के शेयर को 10-10 का दो बनाना, स्प्लिट, बराबर है। और 10-10 के शेयर को 20 का एक बनाना इज कंसोलिडेशन। बड़े शेयर को छोटे वैल्यू में डिवाइड करोगे तो सब डिविजन, बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू को बड़े में डिवाइड करोगे तो कंसोलिडेशन। क्लियर?
डन। और ये सब कुछ हो सकता है विदाउट मूवमेंट ऑफ सेविंग बोथ कॉस्ट एंड टाइम। ठीक है। अभी डिपॉजिटरीज इन सबका डिटेल्स मेंटेन करता है, तो इंफॉर्मेशन ऑफ बेनिफिशियरी ओनर्स आर रेडीली अवेलेबल। इश्यूअर गेट्स इंफॉर्मेशन ऑन चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। सिर्फ इश्यूअर को ना ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अगर पब्लिक के पास से 60% कंपनी का शेयर्स है, किसके पास? पब्लिक के पास, और वो कोई पब्लिक ने किसी और को बेच दिया, कोई और कंपनी को, बराबर है, तो वो कंपनी का हो जाएगा टेक ओवर। समझ में आ रहा है? तो जब भी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज होता है ना, तो इश्यूअर को इंफॉर्मेशन मिलता है। समझ में आ रहा है? और वो बहुत ध्यान रखता है कि टेक ओवर ना हो, ठीक है, on a regular basis, which enables issuer to efficiently monitor the changes in share। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट तुम पढ़ेगा। ठीक है, अभी व्हाट इज दिस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? जो भी ट्रेड हुआ वो अमाउंट क्लियर। हाँ, सो बेसिकली मैंने अगर सिक्योरिटी नीलम को बेचा, तो मेरा डीमैट अकाउंट होगा डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? डीमैट, बराबर है। और मेरा क्रेडिट होना चाहिए बैंक अकाउंट, करेक्ट है। नीलम का क्रेडिट होगा डीमैट और डेबिट होगा, बराबर है। इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लियरिंग। मेरा अकाउंट से सिक्योरिटी जाएगा, मेरे को पैसा मिलेगा, नीलम के अकाउंट में सिक्योरिटीज आएगा, पैसा जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग। ठीक है, अभी स्टॉक एक्सचेंज ने ना क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस प्रोफेशनल्स रखे हुए हैं, ठीक है, जो ये सब सेटलमेंट देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस अंडर स्टॉक। समझ में आ रहा है? तो ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है, तीन लोगों को जोड़ता है, एक डीपीस को, एक डिपॉजिटरीज को, एंड एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ट्रेड सेटलमेंट बेसिकली बोलते हैं इसको, ठीक है। Depository cannot act as depository unless it obtains, very important, certificate of commencement of business देगा कौन? सेबी। What is certificate of commencement of business? स्टार्ट करने का। अभी अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, वो कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। सबने नाम सुना है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, ये कौन देगा उसको? आरओसी। कौन देगा? आरओसी, बराबर है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जिसके साथ रजिस्टर करोगे तो वो तुमको देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेके डिपॉजिटरी कंपनी तो बन गया, बट क्या बिजनेस चालू कर सकता है? नहीं, वो जाएगा पहले सेबी के पास, सेबी से लेगा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, और फिर वो अपना बिजनेस चालू कर सकता। समझ में आया? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने वाला आरओसी, करेक्ट है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देने वाला सेबी। डन। लास्ट पॉइंट सबको पता है, चेक कर लो। बराबर है, इजी। चलो नेक्स्ट पे, रोल ऑफ डिपॉजिटरीज एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, अभी एकदम इजी आंसर है, हम फटाफट याद करेंगे इसको, ठीक है। डिपॉजिटरी क्या क्या काम करता है? सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन, मतलब फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, बराबर है। फिर उल्टा इलेक्ट्रॉनिक टू, मतलब सिक्योरिटीज इन डीमैट टू फिजिकल, बराबर है। फिर फैसिलिटेटिंग रीपर्चेस और रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। मैंने तुमको म्यूचुअल फंड्स की बात बताई थी। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बराबर है। तो म्यूचुअल फंड के शेयर्स नहीं मिलते, म्यूचुअल फंड्स के क्या मिलता है? यूनिट्स, बराबर है। तो यूनिट्स भी अगर डिपॉजिटरी मोड में है, बराबर है, तो उसको भी वो क्या करता है? रिडेम्पशन, रीपर्चेज, जो भी है वो करता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज सेटलमेंट ऑफ ट्रेड? अभी अभी बताया ना, अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, डीमैट अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट इज सेटलमेंट ऑफ ट्रेड। तो वो कौन देखता है? डिपॉजिट, बराबर। नेक्स्ट, प्लेजिंग। व्हाट इज प्लेज?
उसके पास रख के उसके सामने अमाउंट देना, पैसा देना। उसको गिरवी बोलते हैं, हाँ। बराबर है। जैसे मॉर्गेज, मॉर्गेज पता है, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं प्लेज। मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स को गिरवी जब रखते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेज। जैसे तुम अपने एक्टिवा को गिरवी रखो तो उसको बोलते हैं प्लेज, घर को गिरवी रखो तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। समझ में आ रहा है? तो गिरवी, गिरवी प्लेज मतलब गिरवी, गिरवी प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ डिमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन, सेम ही है। हाइपोथिकेशन अलग, डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हुए हैं, जैसे चार्ज एंड मॉर्गेज है वैसे। डन। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड इन पब्लिक इश्यू राइट इश्यू, बराबर है। राइट इश्यू किया, पब्लिक इश्यू किया, तुमने अप्लाई किया, तो तुम्हारा अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये कौन देखता है, डिपॉजिट, बराबर है। फिर अगर तुमको बोनस इश्यू मिला तो भी वो क्या करेगा, रिसीव करेगा नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। वाई नॉन कैश, नहीं बोनस के लिए तो नहीं, बोनस है कि हाँ तो तुम पेमेंट कर रहे हो ऐसा नहीं है। बोनस नहीं कर मिल रहा है। नॉन कैश बेनिफिट मतलब क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कैश काइंड में कोई और हाँ, what will be cash benefit? Dividend is cash benefit, interest is cash benefit, bonus is non cash benefit। समझ में आ रहा है? कंपनी से पैसा आया तो कैश बेनिफिट, कंपनी से पैसे के अलावा कुछ और आया तो नॉन कैश बेनिफिट। बैठा? हाँ। तुम नहीं दे रहे हो ऐसा नहीं है, कंपनी से पैसा आ रहा है क्या, नहीं, कंपनी से आ रहा है नॉन कैश। क्लियर? तो अगर कुछ नॉन कैश बेनिफिट आया, बोनस वगैरह, तो वो भी कौन रिसीव करता है, तुम्हारा डिपॉजिटरी। समझा? तुम्हारा डिविडेंड डिपॉजिटरी कलेक्ट नहीं करता है, वो सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। समझा? बट सिक्योरिटीज कुछ भी इश्यू करेगा कंपनी, तो वो डिपॉजिटरी का काम है तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर। समझा? फिर डीमैट अकाउंट को वो फ्रीज भी कर सकता है। तुमने नॉर्मल बैंक अकाउंट को फ्रीज करते हुए सुना है? अगर से फॉर एग्जाम्पल मैंने नीलम को कुछ पैसा दिया था, मैंने नीलम को क्या दिया था, कुछ पैसा जो मैंने चुकाया नहीं, नीलम चली गई मेरे खिलाफ केस करने कि मैम को करो बैंकरप्ट, वो मेरा पैसा नहीं चुका रहे हैं। ठीक है, बैंकरप्ट समझ में आता है, कंगाल। ठीक है, तो कोर्ट ने असेस किए मेरे असेट्स और उनको समझा मेरा बैंक अकाउंट है और नीलम के पैसे बाकी है, तो कोर्ट ने बोला बैंक अकाउंट फ्रीज। अभी मैं बैंक अकाउंट में ना पैसा डाल सकती हूँ ना निकाल सकती हूँ, आई कैन नॉट डील इन दैट बैंक अकाउंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो जैसे पैसे फ्रीज होते हैं वैसे सिक्योरिटीज भी फ्रीज होते हैं, क्योंकि वो भी असेट। समझ में आया? ठीक है, सो दैट द डेबिट्स फ्रॉम द अकाउंट्स आर नॉट परमिटेड। ठीक है, नॉमिनेशन फैसिलिटी फॉर डीमैट, नॉमिनेशन समझ में आता है, नॉमिनी। जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो भी अपन नॉमिनी का नाम लिखते हैं कि अपने को कुछ हो गया तो पैसा किसको मिलेगा, नॉमिनी को। वैसे ही डीमैट में भी नॉमिनेशन होता है कि अगर हमको कुछ हो गया तो डीमैट में जो भी सिक्योरिटीज है वो नॉमिनेटेड पर्सन को जाएगा, वो भी कौन देता है, डिपॉजिट। करेक्ट। उसके अलावा सर्विसेज रिलेटेड टू इफेक्टिंग व्हाट इज ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी लॉ वाले नहीं बोलना। वो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो जाता है, जैसे डेथ हो गया हाँ, शेयर होल्डर का, तो जो उसका नॉमिनी है या फिर लीगल है उसको बाय हाँ, डिफॉल्ट। वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, वो कैसे होता है वो बाद में देखेंगे अपन कंपनी लॉ में। बट ट्रांसमिशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसमिशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से करूं तो ट्रांसफर, मेरी मर्जी इन्वॉल्व नहीं है, कानून के तौर पे हुआ है तो ट्रांसमिशन। जैसे मैंने तुमको बेचा, ट्रांसफर, गिफ्ट दिया, ट्रांसफर, प्लेज किया, ट्रांसफर। बट अगर डेथ हो गया और मेरा सिक्योरिटीज मेरे बच्चे को मिल गया, इट इज ट्रांसमिशन। मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मेरे असेट्स बेच के लायबिलिटीज पे ऑफ किया, ट्रांसमिशन। समझा? जो मर्जी से नहीं वो ट्रांसमिशन, जो मर्जी से वो ट्रांसफर। इसको बोलते हैं हम लोग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्लियर है?
डन। फिर अदर फैसिलिटीज भी देता है, जैसे होल्डिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन द सेम अकाउंट, जहाँ पे शेयर्स है वहां पे डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होल्ड कर सकते हैं। अवेलिंग स्टॉक लेंडिंग, स्टॉक लेंडिंग मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कोशिश करो समझ। बोलना चाहता है कुछ? सो सिर्फ कोशिश करना समझने की, ठीक है। ऊपर से गया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जाने देना, बट कोशिश करना। सी अभी मार्केट ओपन हुआ 10 बजे, स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ 10 बजे, ठीक है। 10 बजे मैंने देखा कि रिलायंस का शेयर ट्रेड हो रहा है 1500 पे, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ओवर द डे मार्केट बड़ा खराब है, ये फॉल होगा समवेयर अराउंड 1300, ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 200 रुपया मार्केट गिरेगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, मेरे को ना रिलायंस बेच देना है अभी, हाँ बट मेरे पास शेयर्स ही नहीं है रिलायंस का, समझ में आया? yes, हाँ तो मैं डीपी के पास गई, मैंने बोला मुझे स्टॉक लेंडिंग कर, मुझे रिलायंस का शेयर जिसके पास है दे, ठीक है। तो रिलायंस ने मुझे एक ही शेयर में डील करते हैं, ठीक है, एक शेयर दिया रिलायंस का जो मैंने 1500 पे कर दिया सेल, ठीक है। ओवर द डे ये भाव गिरा, एंड ऑफ द डे मुझे बुक्स क्लोज करने ही पड़ते हैं, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे भाव गिरा 1200 पे, मैंने 1200 पे कर लिया बाय, ठीक है। सेल कितने पे किया? 1500 पे, और बाय कितने पे किया? 1200, मेरा हुआ 300 का, और मैंने वापस सेटल कर दिया ट्रांजैक्शन। पर हम लोग स्टॉक लेंडिंग का बात कर रहे हैं, शॉर्ट सेल अलाउड ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो 300 का हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, समझ में आ रहा है? ये उल्टा भी हो सकता है, 600 हो गया तो 1600 तो हो गया तुम्हारा लॉस। एंड ऑफ द डे खरीदना ही पड़ेगा, कुछ भी खरीद, उल्टा भी कर सकते हो, बाय एंड सेल, समझ में आ रहा है? दैट इज स्टॉक लेंडिंग और बोरोइंग फैसिलिटी एटसेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट बैंक डिपॉजिटरी, तुम पढ़ो खुद से। डन हो गया क्या? कुछ प्रॉब्लम? ऑल गुड? ऑल गुड? yes. ओ गुप्ता, गुप्ता जी बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं तो अजीब बोल रहे हैं। डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियन, नाम भी उल्टा लिख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या था? अरे तो नाम तो सीधा लिखने का, वो भी सीधा रख के उल्टा लिखा। मिरर इमेज क्रिएट करने का कोशिश किया उसने। ये क्लास के बाहर नहीं जानी चाहिए बात। एक एक नमूने मिलते हैं मेरे को। चलो पढ़े आगे, डिपॉजिटरी एंड कस्टोडियन, ठीक है।
हेलो, मेरा भी आधा ही बन। एग्जाम फॉर्म्स आर ओपन, मार्च 25 के पहले भर देना। टेस्ट वो भी मार्च 25 के पहले दे देना। और लास्ट डे चालू मत करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। सॉफ्ट लाते हो तुम, वो भी अलग अलग। बस थैंक यू। आधा मैंने बोला तो समझ में नहीं आता क्या तेरे को? आधा है तुम्हारा, याद आता है? सारा बच्चे कम तू संजना से थोड़ा दूर बैठा कर। सॉरी संजना। पर मैं मेरी इधर सर उधर भी नहीं, इधर बैठ। उधर तो बिल्कुल नहीं। जा मत पियो काहे खेल रहे हो? ठंड लग रही है उधर। क्लास अटेंड करना तुम लोग से ज्यादा जरूरी नहीं, मैं वैसे भी छुट्टी लेती हूँ तो एक ही बार गाँव जाती है। गणपति तो एक ही बार लेती हूँ। अभी कौन से गणपति थे? डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरीज एंड कस्टोडियन, ठीक है। अभी समझो कि अगर तुम ना बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है, और औरत हो, जहाँ पे तुमसे सिक्योरिटीज खुद के मैनेज नहीं हो रहे, और तुम अगर किसी को कस्टडी में सिक्योरिटीज जमा करने देना चाहो, तो तुम्हारे बिहाफ पे कोई सिक्योरिटी संभाल के अपने कस्टडी में रखेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कस्टोडियन सर्विसेज। उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टोडियन। डिपॉजिटरी और कस्टोडियन में क्या फर्क है? कस्टोडियन तुम्हारे सिक्योरिटी सिर्फ संभाल के रखेगा, डिपॉजिटरी तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे उसको ट्रांसफर भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? कस्टोडियन सिर्फ रखेगा और कुछ नहीं करेगा, बट ये ट्रांसफर भी कर सकता है। ट्रस्ट कस्टोडियन, कोई भी कस्टोडियन सर्विसेज के लिए भी रजिस्ट्रेशन लगता है सेबी से। समझ में आ रहा है कि मैं क्या प्रोवाइड करूंगा? कस्टोडियन सर्विस। क्लियर? मीनिंग डिपॉजिटरी एक which holds securities of investor in electronic form and provides services related to transaction and security. Custodian कौन है? पर्सन। सिक्योरिटी कस्टोडियन कौन है? पर्सन। पर्सन मतलब कोई भी हो सकता है, बराबर है। पर्सन का डेफिनेशन तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो कोई भी हो सकता है। Who carries on business of providing custodial services to client. They are responsible for तुम्हारा सिक्योरिटी संभाल के रखेंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, डिपॉजिटरी कैन लीगली ट्रांसफर बेनिफिशियल ओनरशिप। मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप मतलब अगर मैं नीलम को बेच रही हूँ, मेरा भी डीमैट अकाउंट, नीलम का भी डीमैट अकाउंट, एक बेनिफिशियल ओनर से दूसरा बेनिफिशियल ओनर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बराबर है। कस्टोडियन कैन नॉट लीगली ट्रांसफर ओनरशिप। उनका रेगुलेशन पढ़ो दोनों का, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चा लोग, ये 4-4 मार्क के लिए पूछा जाता है सब। एक आधा एक या मैक्स बहुत अच्छा नसीब रहा तो 2 क्वेश्चन आएगा डिपॉजिटरी से, वरना 1 क्वेश्चन आएगा डिपॉजिटरी से, ठीक है। हेलो, बोला ना। बर करते, जास्त वजन नाहीये ना? बर चालेल, बर ठीक, ओके। डिपॉजिटरी सर्विसेज देना है तो तुम्हारे पास मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए। कितने का? 100 का नेटवर्थ, ठीक है।
कस्टोडियन करना है तो ज्यादा रिस्क नहीं है तो 50 का। नंबर्स, 2 डिपॉजिटरीज ही है अपने पास, एनएसडीएल, सीडीएसएल। कस्टोडियंस बहुत सारे हैं, रजिस्टर्ड विद सेक्रेटरी। क्लियर? अच्छा, benefits of the depository system. In the depository system, the ownership and transfer of security take place by means of electronic book entry. बराबर है? अगर मैं किसी को सिक्योरिटी बेच रही हूँ तो क्या मैं एक्चुअली ऐसे हैंड ओवर करती हूँ? नहीं, सिर्फ बुक में एंट्री हो जाती है, मेरा नाम हट जाता है और किसी और का आ जाता है, ट्रांजैक्शन दिखता है, बाय सेल। तो इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ बुक एंट्री। बुक एंट्री मतलब बुक में नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। बराबर है? दिस सिस्टम रिड्स मतलब हाँ, टेक्स अवे द कैपिटल मार्केट ऑफ द डेंजर। कैपिटल मार्केट को बचा लेता है फ्रॉम द डेंजर रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ पेपर्स। अभी घूमने का टेंशन नहीं है। द सिस्टम प्रोवाइड्स न्यूमरस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। चलो, ये सारे बेनिफिट्स तुम करेंगे। कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट वाला आई थिंक 2 वाले रिपीट थे कुछ इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है ना? ये वाला कट करो, ये वाला है, और ये वाला कट करो। हेलो, बर ठीक है, ओके, करते। क्या बोल रहे हो? अभी कितने पॉइंट्स है टोटल? 7। पर एक बेंच चेक उठाओ ना। फर्स्ट पॉइंट, विरल और शुभम। नहीं नहीं क्या? एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड आप करो। थर्ड वाला आप लोग करो। रिडक्शन इन ब्रोकरेज भूमि, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम आप, फास्टर डिसबर्समेंट लास्ट पॉइंट। लाइन भी 2 ही है। लास्ट वाला एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। सारे हो गए ना कवर? एलिमिनेशन किसको मिला है? एड्रेस वाला ना? गो फॉर इट, 2 मिनट्स, क्विक क्विक क्विक। मैं वी फास्ट मारूं तब तक हो जाना चाहिए। अरे उधर पूछा मैंने, बोला ना धूपे। क्विक। देखो कैसे दिखेगा टीवी। हे भगवान, तुम लोग के साथ बिल्कुल नहीं। ऐसे नीचे से छुपके से आ लो। नहीं, मतलब जैसे दिखेगा ही नहीं मुझे। अब देखो क्या बोलूं, किसके बाजू से हट। पढ़ो 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 अभी फटाफट।
हम्म.
डन। चलो 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 शुरू करो, पहले रीड करो। Elimination of bad delivery in depository environment once the holdings of an investor are dematerialized, the question of bad delivery does not arise. That is, they cannot held under obligation. In the physical environment, buyer of share was required to take the risk of transfer and face uncertainty of the quality of asset purchased. While in a depository environment, good money certainly begets good quality of asset. बिगेट्स का मतलब किया क्या तू? क्यों? One has to understand the condition for another to occur. मतलब है ना क्रिएट करना Bring about गुड मनी के वजह से गुड एसेट क्रिएट होता है क्रिएट कुछ बताना है पॉइंट में? बैड डिलीवरी क्या होता है? पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन हाँ, ट्रांसफर जब तुम बराबर से ना करो तो तुम बैड डिलीवरी बोलते हैं। जैसे शेयर सर्टिफिकेट डैमेज्ड है तो बैड डिलीवरी हो जाता है। अगर शेयर सर्टिफिकेट फेक वगैरह है तो वो अंडर ऑब्जेक्शन होल्ड किया जाता है। अगर ट्रांसफर का सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है तो भी वो अंडर ऑब्जेक्शन डाला जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज बैड डिलीवरीज। ठीक है। So in the depository environment, once the holding of an investor are dematerialized, question of bad delivery does not. क्या कर? तो फोन कान पे क्यों है? इधर ऑनलाइन रखो हमको उधर बैठो In depository environment, एक बार होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टर डीमटेरियलाइज हो गया
तो बैड डिलीवरी नहीं होता, क्योंकि कुछ साइन नहीं करना पड़ता, कुछ पेपर वर्क नहीं होता, कुछ फॉर्ज सर्टिफिकेट नहीं होता, फेक सर्टिफिकेट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैड डिलीवरी। और बैड डिलीवरी नहीं है तो ट्रांसफर को अंडर ऑब्जेक्शन भी होल्ड किया नहीं जाता, बराबर है। अंडर ऑब्जेक्शन समझ में आता है? अंडर ऑब्जेक्शन मतलब क्लैरिटी नहीं है कि ये ट्रांसफर वैलिड है या नहीं, ठीक है। In the physical environment, buyer of share was required to take risk of transfer, बराबर है। अभी से फॉर एग्जांपल अगर कीर्ति ने मुझे बेचे हैं 10 शेयर, पर कीर्ति ने शेयर सर्टिफिकेट फेक बनाई हुई है, तो मैं तो पैसा दे दूंगी, बट रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी इज ऑन मी। तो बायर को हमेशा रिस्क लेना पड़ता था ऑफ द ट्रांसफर एंड फेस अनसर्टेनिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ असेट। अभी उसका क्वालिटी ऑफ असेट अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, क्योंकि सर्टिफिकेट क्या है? फेक, बराबर है। परचेस्ड वाइल इन डिपॉजिटरी एनवायरमेंट ये टेंशन नहीं होता, उसके अकाउंट में शेयर्स है करके ही मेरे को मिलेंगे, वरना नहीं मिल सकते, बराबर है। सो गुड मनी सर्टेनली गेट्स गुड क्वालिटी ऑफ असेट्स। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो। Elimination of all risks associated with physical certificate. Hmm. Dealing in physical securities have associated security risk of theft, mutilation of certificate, loss of certificate during movements through and from the registrars. Registrars, thus exposing the investors to cost of obtaining duplicate certificates, loss of certificates and advertisement, etc. This problem does not arise in depository environment. ठीक है। Means हम लोग जब फिजिकल सर्टिफिकेट्स लेते हैं तब देर इज रिस्क ऑफ लाइक थेफ्ट के रास्ते में चोरी हो गया, बराबर है। डैमेज ऑफ सर्टिफिकेट, म्यूटिलेशन इज खराब होना, डैमेज, वेरी गुड। लॉस ऑफ सर्टिफिकेट्स या कहीं लॉस मतलब गुम जाना, तो चोरी, खराब, गुम जाना, ठीक। आगे देन एक्सपोजिंग टू द इन्वेस्टर, उनको मोटिवेट करता है डुप्लीकेट बनाने में। हाँ, बराबर नहीं, मोटिवेट नहीं करता है। Motivate नहीं घूम करता। गया तो उनको Duplicate। डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, और डुप्लीकेट बनाने के लिए लगेगा खर्चा, बराबर। हाँ, आगे। दिस डज नॉट अराइज इन डिपॉजिटेड एनवायरनमेंट, बराबर है, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, है ना। अभी ये जो रजिस्ट्रार करके नाम दिखा तुमको, अभी ये रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार, ये चुप करो, ठीक है। अगर CMSL में कहीं पे भी सिर्फ रजिस्ट्रार दिखता है ना, तो दैट इज RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ठीक है, नॉट ROC। ROC बताती हूँ, ROC है तो पूरा लिखा रहेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। CMSL में कहीं पे भी सिर्फ रजिस्ट्रार है तो इट इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है। बताती हूँ क्या करता है, ठीक है। अभी अगर कोई भी शेयर होल्डर का एड्रेस चेंज हुआ, उसको बताना पड़ता है कंपनी को कि मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, बराबर है, वरना नोटिस वगैरह कैसे आएंगे, बराबर है, मीटिंग के। अगर कुछ भी फोन नंबर चेंज हुआ, बताना पड़ता है कंपनी को। अगर उसने सिक्योरिटीज बेचा तो भी बताना पड़ता है कि सिक्योरिटीज बेचा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं फिजिकल सर्टिफिकेट होल्ड करती हूँ, मुझे उसको डीमैट में कन्वर्ट करना है, तो मैं अपना फिजिकल सर्टिफिकेट लेके किसके पास जाऊं? DP के पास, कि ये ले मेरा फिजिकल सर्टिफिकेट, मुझे डीमैट में कन्वर्ट करके दे उसको, बराबर है। अभी क्या मेरे DP को पता है फिजिकल सर्टिफिकेट मेरा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? तो उसे कंफर्म करना पड़ेगा कि ओरिजिनल है या फेक है, बराबर है। तो वो किससे कंफर्म करेगा? मेरा DP, जिसने इश्यू किया उससे। इश्यू किसने किया? कंपनी ने, तो वो कंपनी से कंफर्म करेगा कि ये देख ओरिजिनल है, कन्वर्ट करूं कि नहीं करूं, बराबर है। फिर मेरा डीमैट में ही था, मुझे चाहिए था रीमटेरियलाइजेशन, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक शेयर सीज हो जाएंगे और मुझे वापस फिजिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कौन देगा मुझे फिजिकल सर्टिफिकेट? कंपनी, बराबर है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर होल्डर के लिए कौन करता है? कंपनी। बट कंपनी बिजनेस करेगा कि ये सब करेगा? बिजनेस करेगा। तो कंपनी ना प्रोफेशनल हायर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। वो ये सारे शेयर होल्डर्स के डिटेल्स को मेंटेन करते हैं। ट्रांसफर करना है, सो अगर कंपनी ने रजिस्ट्रार हायर किया है तो DP विल गेट इन टच विद रजिस्ट्रार। समझ में आ रहा है? नॉट द इश्यूअर। बट अगर रजिस्ट्रार हायर नहीं किया है तो DP विल गेट इन टच विद इश्यूअर। समझ में आ रहा है?
तो शेयर होल्डर के सारे डिटेल्स मेंटेन करना है, चेंज ऑफ एड्रेस करना है, ये सब कौन करता है? रजिस्ट्रार, अगर कंपनी के बिहाफ पे प्रोफेशनल हायर्ड है तो। दैट इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। क्लियर? ये इश्यू में भी बहुत मदद करता है। जब इश्यू होता है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कराना, इश्यू कराना, ये सब कौन करता है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, मैं लिखाऊं 2-3 लाइन आरटीए के बारे में? ठीक है। हम्म, आपको आता है कंपनी कंपनी okay, shall we write? RTA is a company. RTA is a company that maintains records. RTA is a company that maintains records of investors and processes transactions for a company. Full stop. Example: collect application forms from investor. Collect application forms from investor, comma, issue allotment letters. Issue allotment letters. Help in dematerialization or rematerialization. Comma. Solve investor grievance. Solve investor grievance. Notes change of address. Notes change of address. Notes change of address. तो ये आरटीए जो होती है ना, वो इन हाउस भी होती है कंपनी की, वरना जो असेट मैनेजमेंट कंपनी वगैरह होती है वो आरटीएस। ठीक है, सभी रजिस्टर्ड चाहिए आरटीए। डन? कहीं पे भी रजिस्ट्रार दिखेगा मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर। क्लियर? नेक्स्ट, हेलो। Immediate transfer and registration of securities in the repository environment. Once the securities are credited to the investor account on payout, he becomes the legal owner. There is no further need to send it to the company registrar. First, if securities are purchased in the physical environment, the investor has to send it to the company's share transfer agent so that the change of ownership can be registered. This process usually takes around 3 to 4 months, and it's rarely completed within the statutory framework of 2 months, thus exposing the investor to opportunity cost of delay in transfer and to risk of loss in transfer. To overcome this, the normally accept parties is to hold the security. Practice is to hold the securities in street names, that is, not to register the change of ownership. Correct. बोलो। मैं बोला कि जब सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटीज लेते डीमेटलाइज्ड फॉर्म में, तो उसको कंपनीज में जाके
रजिस्टर नहीं कराना पड़ता है। पहला लाइन क्या बोलता है? पहला लाइन से शुरू करो। डिपॉजिटरी एनवायरनमेंट में सिक्योरिटीज आर क्रेडिट इन्वेस्टर ऑन पे आउट। पे आउट मतलब पे करने पे डायरेक्टली इन्वेस्टर के अकाउंट में सिक्योरिटीज क्या हो जाता है? क्रेडिट। बराबर है। सेकंड लाइन में क्या बोला? ही बिकम्स द, उसके बाद उसको कुछ भी फर्दर कंपनी के रजिस्ट्रार को सेंड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज रजिस्ट्रार? करेक्ट है, कंपनी के आरटीए को कुछ भी सेंड करने की जरूरत नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन। बराबर। नेक्स्ट लाइन। जब सिक्योरिटी फिजिकल ओनर डीमेटलाइजेशन में परचेज होता है तो है? इन्वेस्टर रिमटेरियलाइजेशन नहीं, फिजिकल एनवायरमेंट। हाँ, तो इन्वेस्टर को कंपनी शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास जाना पड़ता है ओनरशिप ट्रांसफर करने। बराबर है। तो इन्वेस्टर किसके पास जाता है? शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास, और बोलता है मेरा शेयर मुझे इसको बेचना है। बराबर है। ओके। और ये प्रोसेस करने के लिए 3 4 मंथ लग जाता है, जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क से ज्यादा टाइम लगता है। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क कितना दिया हुआ था? उससे भी ज्यादा लग जाता था। और इसमें से इन्वेस्टर को लॉस भी होता है और हाँ। benefit भी होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डीले लगता है। बराबर है। और ये ओवरकम करने के लिए एक्सेप्टेड प्रैक्टिस हुआ करता था स्ट्रीट नेम्स में रखना। ठीक है, स्ट्रीट नेम्स में यूजुअली ना जो सर्टिफिकेट होता था ना वो ब्रोकर के नाम पे रखा जाता था। ठीक है, तो मैंने अगर नीलम को बेचा, नीलम इज नॉट गोइंग टू रजिस्टर। ठीक है, नीलम मेरे को पैसे दे देगी, मैं उसको सर्टिफिकेट दे दूंगी, नाम चेंज ही नहीं करेंगे, इट विल बी स्टिल एट ब्रोकर्स नेम। नीलम श्रेया को बेचेगी, इट विल स्टिल बी एट ब्रोकर्स नेम, सर्टिफिकेट विल बी विद श्रेया। अभी उससे क्या होता था, अगर कंपनी के पास गया ही नहीं सर्टिफिकेट नाम चेंज करने के लिए, तो मूवमेंट प्राइस बढ़ा, नीलम ने किसको ट्रांसफर कर दिया? श्रेया को। समझ में आ रहा है? उसको हम लोग बोलते थे स्ट्रीट नेम, जहां पे हम लोग चेंज ऑफ ओनरशिप रजिस्टर ही नहीं कर देते ताकि डीले ना। दैट इज स्ट्रीट नेम। समझ में आया? तो नो चेंज इन ओनरशिप, नाम चेंज नहीं करते थे फिजिकल सर्टिफिकेट पे। बट अभी ये सब झंझट ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? Faster disbursement of non-cash corporate benefits like guide, bonus, etc. Depository system provides. वापस बोलते हो, नॉन कैश मतलब काइंड में आ रहा है इसीलिए। ठीक है, हाँ आगे। Depository system provides for direct credit of non-cash corporate entitlements to an investor's account, thereby ensuring faster disbursement and avoiding risk of loss of certificates in transaction. तो इसमें मतलब जो डिपॉजिटरी सिस्टम है वो जो काइंड्स में है, जो नॉन कैश में जो एंटाइटलमेंट्स है, राइट और बोनस जैसे, वो डायरेक्टली इन्वेस्टर के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। बराबर है। तो उसके वजह से जो सर्टिफिकेट्स का मिसप्लेस होना या जो भी लॉस होना वो रिस्क हट जाता है। बराबर है। और डिस्बर्समेंट भी फास्टर हो जाता है। डिस्बर्समेंट मतलब ट्रांजैक्शन। बराबर है। नेक्स्ट, हेलो, चलो। क्या करना है? Reduction in brokerage by many brokers for trading in dematerialized securities. Brokers provide this benefit to investors as dealing in dematerialized security reduce their back office cost of handling papers and also eliminates the risk of being the Introducing broker. Reduction in handling of huge volume of paper and periodical status reports to investors on their holding and transactions, leading to better control. क्या बोलता है? रिडक्शन होता है ब्रोकरेज का, जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर को हम्म। फॉर डीलिंग इन डिमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। हाँ, इससे रिड्यूस होता है बैक ऑफिस कॉस्ट। उससे कैसे रिड्यूस होता है बैक ऑफिस कॉस्ट? तुमने क्या बोला? ब्रोकरेज कम होता है बाय द ब्रोकर, उससे रिड्यूस होता है बैक ऑफिस कॉस्ट। कैसे? एम्बिग्विटी। पेपर का कॉस्ट कम होता है। हैंडलिंग पेपर का कॉस्ट कम होता है, तो किसका कॉस्ट कम होता है? हैंडलिंग पेपर का कॉस्ट क्या होता है? पेपर को हैंडल ज्यादा रिपोर्ट करते हैं ना कोई भी करने। हाँ, तो हैंडल किसको करना पड़ता है पेपर्स?
ब्रोकर्स को, उसके लोगों को, बैक ऑफिस को, और बैक ऑफिस को अभी कम हैंडल करने पड़ेंगे तो लोग कम लगेंगे, लोग कम लगेंगे तो बैक ऑफिस का कॉस्ट कम हो जाएगा, जिसका बेनिफिट जाता है इन्वेस्टर्स को इन द वे कम ब्रोकरेज। कम करता है using as broker। और वैल्यू ऑफ जो पेपर का वैल्यू और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, वैल्यू नहीं रे, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। और जो इन्वेस्टर है वो रिड्यूस करता है ऑन देयर होल्डिंग ट्रांजैक्शन और बेटर कंट्रोल्स हो जाता है, ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ पेपर है वो अभी नहीं रहेंगे, पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट्स टू इन्वेस्टर्स उनके होल्डिंग एंड ट्रांजैक्शंस पे कम करना पड़ता है क्योंकि उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है उन्होंने क्या बेचा और क्या खरीदा। ठीक है, ओके ओके। व्हाट इज इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर? इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर पहले ही करने का गूगल। भूमि को गूगल भी नहीं करना, वो देख रही है अर्पिता क्या बोली। इन्वेस्टमेंट और ब्रोकरेज कनेक्ट करता है। कोई ऐसा इंटरमीडियरी जो क्लाइंट को ब्रोकरेज फर्म से मिलवाए उसको हम लोग इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बंदा जैसे बायर सेलर को मिलाने वाला, घर बेचने के लिए क्या बोलते हैं उसको? ब्रोकर। That is very pathetic word. तो वैसे ही ब्रोकरेज फर्म और क्लाइंट को मिलाने के लिए अगर कोई इंटरमीडियरी है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर, क्योंकि वो क्या करवा के देता है? इंट्रोड्यूस। समझ में आ रहा है? सो इज एन इंटरमीडियरी हु कनेक्ट्स क्लाइंट्स विद द ब्रोकरेज फर्म। समझा? दैट इज इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। लिख लो, आइंस्टाइन नहीं है, लिखो। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर कौन होता है? इंटरमीडियरी दैट कनेक्ट्स client with the brokerage firm. Intermediary which connects client with the brokerage firm. वो काजल को चिकन पॉक्स हो गया है तो ठीक है, साथ ही बैठी थी। हाँ इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो ठीक है, कुछ हो रहा है, बॉयल ऑयल हो रहा है, मैं एक ही बार होता है, हो गया था मुझको बचपन में। ऐसा कुछ नहीं है, होता है ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है। आज ही नहीं आऊंगी। हाँ, उसने मुझे बताया। उस दिन जाने को बोल रही थी लेकिन फिर उसके बाद मैम को कॉल करना पड़ेगा, फिर मम्मी से परमिशन वो तो करना ही पड़ेगा ना, प्रोटोकॉल है। ध्यान दे और लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ। उसमें जान क्यों देनी है? तो ठीक है। अरे बट ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन पहले ही हुआ और हो गया, वो कुछ दिन लगते हैं उसको डेवलप होने के लिए। अभी तक ठीक है बोलते हैं उसको, अभी ठीक हूँ मतलब तो पहले ठीक नहीं था। सब डेंजरस हिंदी बोलते हैं यार। चलो नेक्स्ट, हेलो। Elimination of problems related to change of address of investor, transmission, etc. In case of change of address or transmission of demat shares, ट्रांसमिशन अभी पता है अपने को। investors are saved from undergoing the change procedure with each company or registrar. Investors have to only inform their DP or relevant documents and the required changes are reflected in the database of all the companies where the investor is registered holder of the. वेरी गुड, बढ़िया पॉइंट है, बताओ।
नहीं, पूरा बेंच बताएगा ना। या वेरिएबल सबसे ज्यादा इसको बोला रीडिंग करने के लिए क्या वेरी गुड बोला, पॉइंट बताओ। केस अगर चेंज करना है उसका एड्रेस या फिर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ऑफ डीमैट शेयर ये सब कुछ भी है प्रोसीजर, तो उसको पूरा एंटायर प्रोसीजर के अंदर को जाने की जरूरत नहीं है, उससे वो सेव है वो सेव है इन सच पे उसको सिर्फ उसके डीपी को मतलब डीपी को इन्फॉर्म करना होगा और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको सेंड करना होगा, फिर जो भी चेंजेस है वो इफेक्ट हो जाएंगे ऑल द डेटाबेस में, ऑल द डेटाबेस डेटाबेस में ऑफ ऑल कंपनी जिसमें वो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड होल्डर है ऑफ सिक्योरिटी। बराबर है। सो मुझे अगर चेंज ऑफ एड्रेस करना है और मेरे पास 10 कंपनी के शेयर्स है, तो अगर फिजिकल फॉर्मेट होता तो मुझे 10 कंपनी को बताना पड़ता कि मेरा एड्रेस चेंज करो, बट अभी मुझे 10 कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने किसको बताया, डीपी को, और डीपी ने सब काम कर दिया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हेलो। Elimination of problem related to selling security on behalf of minor. A natural guardian is not required to import approval for selling demat security on behalf of a minor. मतलब जो natural guardian है. नेचुरल गार्डियन कौन होता है? ए श्योर है? जो natural person है मतलब. नहीं, मैं कुछ ना करूं तो भी प्रॉब्लम है। गार्डियन क्या बोलते हैं इसको? वाई, हाँ, नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन कौन होता है, मुझे ये चाहिए जानना। जैसे मम्मी पापा. हाँ, गुड, पेरेंट्स। उसको ना मतलब कोर्ट के पास जाने की जरूरत भी नहीं है, उसको अप्रूवल देने की जरूरत भी नहीं है, हाँ। वो सेल करेगा डीमैट सिक्योरिटी को ऑन बिहाफ ऑफ माइनर. बराबर है। तो माइनर के बिहाफ पे जब फिजिकल सर्टिफिकेट होता है ना, तो कोर्ट अप्रूवल लगता है कि बेचूं या नहीं, बट अगर डीमैट में है तो ऐसा कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। नेचुरल गार्डियन माइनर के बिहाफ पे बेच सकता है। क्लियर? ओके, हो गया। आ जाओ। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? किसका? डिपॉजिटरी का, थ्रू विच इट इंटरफेसेस विद द इन्वेस्टर। फेस किसका होता है? डीपी का। चाहे सर्विसेज सारे किसके हैं? डिपॉजिटरी के, बट फेस किसका है? डीपी। इन्वेस्टर किसको फेस करता है? डीपी को। एंड प्रोवाइड्स। अभी डीपी कौन कौन बन सकता है ये अपने को याद करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, हमने बोला ना, आईसीआईसीआई, मेरा खुद का आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। बराबर है? एक सेकेंड यार, हेलो हेलो हेलो, जी जी कहिए।
हेलो फटाफट। चलो वो लाइट क्यों चाहिए बट मच्छर मारने के लिए? कुछ भी क्या? अरे बीच में रख। चलो चलो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, कस्टोडियंस, स्टॉक ब्रोकर, 3 लोग। कौन बन सकता है? किसका नाम दिया हुआ है? बैंक्स, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर। कस्टोडियंस कौन कौन है ना, वो फेमस नहीं है तो तुमको नाम पता नहीं होगा, बट स्टॉक ब्रोकर जीरोधा, तुम्हारा मोतीलाल ओसवाल, तुम्हारा ग्रो, अपस्टॉक्स और शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, ये सब स्टॉक ब्रोकर्स है जो डीपी का काम भी करते हैं, बराबर है। फिर बैंक्स तो अपने को पता ही है, करेक्ट है। और कस्टोडियंस ये बन सकते हैं पार्टिसिपेंट्स इन द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज वन विथ whom a client needs to open to deal in electronics, बराबर है। Depository can be compared to bank. Depository participants are like branch of bank with which one can have an account. Therefore, DP are authorized to maintain accounts of dematerialized shares, right? They help in instantaneous मतलब immediately electronic transfer of shares held in demat form through electronic book entry system. ठीक? Characteristics, first point तुमको already पता है, second point, third point, अकाउंट ओपनिंग, डिमैटेरियलाइजेशन देता है, पे इंस्टेंट ट्रांसफर करता है पे आउट पे, क्रेडिट टू इन्वेस्टर इन आईपीओ, राइट बोनस, सेटल ट्रेड्स इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स। इजी? चलो नेक्स्ट, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट। व्हाट इज डिपॉजिटरी अग्रीमेंट? सो अंडरस्टैंड समथिंग, हमने पहले भी बात किया था ना कि बॉस कंपनी को अग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है किसके साथ? और डिपॉजिटरी अग्रीमेंट में एंटर करता है तो चुप कर। सेबी के साथ वो रजिस्ट्रेशन लेता है, अग्रीमेंट नहीं करता है, ठीक है। तो कंपनी डिपॉजिटरी सर्विसेज लेने के लिए डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करते हैं। डिपॉजिटरी एजेंट्स हायर करने के लिए एंटर करता है डीपी के साथ, डीपी एंटर करता है क्लाइंट के साथ। समझ में आ रहा है? सो डिपॉजिटरी अग्रीमेंट मतलब एवरी डिपॉजिटरी इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अग्रीमेंट विद द, मतलब कौन सा बात करें हम लोग, बराबर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज disclosed as eligible to be held in demat form. No agreement shall be required to be entered into where कुछ सिचुएशन में अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, जहां पे डिपॉजिटरी इटसेल्फ इज एन इश्यूअर, क्यों? डिपॉजिटरी कंपनी है ना, शेयर्स इश्यू करेगा तो उसको अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। खुद के साथ ही कैसे करेगा अग्रीमेंट, बराबर है, तो फिर नो अग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड। सेकेंड, अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूअर है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आइडियली कंपनी को किसके साथ अग्रीमेंट करना होता है? डिपॉजिटरी के साथ, फॉर गिविंग डिपॉजिटरी सर्विसेज। बट अग्रीमेंट की जरूरत नहीं है अगर डिपॉजिटरी खुद ही इशू कर रहा है या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू है। श्योर इनफ? ओके, डिपॉजिटरी अग्रीमेंट में क्या दिया होता है चेक करो। सेट फोर्थ मतलब स्टेट्स, बराबर है, क्या दिया होता है? राइट्स एंड ड्यूटीज किसके? in respect of deposited shares and all other securities, right? Depository is also required to enter into a tripartite agreement. Tripartite मतलब तीन लोगों, 3 बार नहीं, 3 लोगों के बीच में, ठीक है। What is tripartite agreement? Between 3 people is tripartite. तो यहाँ पे किसके साथ अग्रीमेंट करता है? इश्यूअर, ट्रांसफर एजेंट एंड इटसेल्फ। तो रजिस्ट्रार का नाम पढ़ा ना अपन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो 3 लोग, इश्यूअर, ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी खुद, ये 3 लोग होते हैं अग्रीमेंट, ठीक है। वेयर कंपनी हैज अपॉइंटेड अ ट्रांसफर एजेंट। श्योर इनफ? ओके, आ जाओ, डिमैटेरियलाइजेशन करें।
Dematerialization. Dematerialization is a process by which physical certificate of investor are converted to an equivalent number of बराबर है physical to electronic is dematerialization. Second point तुम बताओ. क्या बोलता है इन्वेस्टर को पहले क्या ओपन करना पड़ेगा किसके साथ and then request for dematerialization of his through the DP बराबर है so that dematerialized holding can be credited into that account. This is very similar to opening of a bank account. Next very important point ध्यान से पढ़ के बताओ. डीमटेरियलाइजेशन ऑप्शनल है. इन्वेस्टर चाहे तो वो फिजिकल में होल्ड करे बट अगर उसको ट्रांसफर करना है तो डीमैट में ही करना पड़ेगा. परचेज करना है तो डीमैट में ही मिलेगा. सिर्फ होल्ड करना है तो जैसे होल्ड करना है मर्जी उसकी. समझ में आया? ठीक है. रीमटेरियलाइजेशन इज उल्टा. is a process of converting securities held in electronic form in a demat account back in physical form. सही है? For the purpose of rematerialization, client has to submit the rematerialization request to DP with whom he has account. Next point पढ़ो. कभी भी कर सकता है बराबर है बट rematerialization के लिए भेजी हुई सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं है. डिस्टिंग्विश करो. ये याद रखना. एक फॉर्म भरना पड़ता है डीमैट करने के लिए विच इज डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म और यहाँ पे रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट. 12th में हाँ सही पढ़ा. 12th में तो बहुत सारी चीजें थी. कितनी टाइप्स ऑफ कंपनीज है पूछ. कितनी है चलो. दो वेरी गुड. करते फिजिकल में रखनी है तो रखो. सेबी कभी नहीं बोलता कि इन्वेस्टर को डीमैट में ही रखना है. तुमको होल्ड करनी है फिजिकल में होल्ड करो. ट्रांसफर नहीं कर सकते. क्या फिजिकल में होल्ड करने का यूज पर्पस कुछ नहीं है. तो उसको वापस बेचना होगा तो वापस उसको डिमेट ही करना. वैसा है ना. ये पुराने लोग ना समझते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल माई फादर इन लॉ इफ ही वॉन्ट्स टू विड्रॉ मनी he'll go to bank but he'll not keep card. क्यों? मला नाही येत. That is how it is. Right? तो एक प्रूफ रहता है उनके पास कि है. हाँ पैसा है. कोई निकाल लिया तो कार्ड घूम गया तो बहुत सारे सवाल होते हैं. Likewise it is. ठीक है. प्लस अगर किसी को फॉरेन ट्रैवल करना है उसको डील नहीं करना है वो फिजिकल में कन्वर्ट करा के चला गया फिर है उसके पास पड़े हुए हैं जब चाहिए रहेगा तब वापस डीमैट करा लेगा. कुछ पुरानी कंपनीज है जैसे मैं CS के अंडर काम करती थी ना तो उनके पास बहुत सारी पुराने कंपनीज के बाप दादाओं के शेयर्स पड़े थे. ठीक है. एंड दे वर ऑल इन फिजिकल फॉर्मेट तो सबको डीमैट करवाना था. सो पड़े हैं पुराने तो पड़े हैं वैसा है. ठीक है. वो कैंसिल नहीं होते. क्या बैठ के ऊपर आके हाँ तुम लोग ना दरवाजे खुले छोड़े थे. चलो शैल वी ये दोनों प्रोसेस कर लेते हैं फिर हम घर जा सकते हैं. चलो प्रोसेस ऑफ डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर एकदम ध्यान से. हाँ बच्चा लोग ये 3-3, 4-4 मार्क के लिए पूछते हैं प्रोसेस डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन. ये टिच्चू सा आंसर 3 मार्क के लिए पूछते हैं डीमटेरियलाइजेशन. मतलब इसमें तो मार्क्स गवा दिए तो हु है तुम पे. पूछेंगे पूछ
ये वाला question पूछते हैं। आपने बोला कि बस डिपॉजिटरी से इतना ही आएगा, अभी बड़े बड़े चैप्टर्स देखना बाकी है। प्रोसेस ऑफ डिमर्टिलाइजेशन ऑफ शेयर्स, सबसे ज्यादा एलओडीआर आता है मजा। नहीं, डिफिकल्ट एलओडीआर नहीं है, डिफिकल्ट टेक ओवर है। नहीं, एलओडीआर छोटा बड़ा है। बड़ा है एलओडीआर, बट डिफिकल्ट टेक ओवर है। बट टेक ओवर से पूछते नहीं है ज्यादा, ट्रस्ट में। एक क्वेश्चन टेक ओवर, मैं तुमको कष्ट भी नहीं करवाऊंगी उसमें ज्यादा, पर एलओडीआर में बहुत कष्ट करवाऊंगी। Process of dematerialization of shares. Dematerialization is a process by which physical certificate of investor are converted to an equivalent number in electronic form. Investor will have to first, ये same है ना, Yes. बराबर है। चलो ये करते हैं प्रोसीजर। इन्वेस्टर पहले अकाउंट ओपन करेगा, TRF. ये दोनों में फर्क क्या है? फाइल्स, सबमिट्स, ऊपर क्या किया है? भर रहा है, फिल मतलब भर रहा है, बराबर है। तो ऊपर उसने डीआरएफ भरा फॉर रजिस्टर्ड शेयर्स अलोंग विद शेयर सर्टिफिकेट, नीचे उसने सबमिट किया डीआरएफ टू एंड सर्टिफिकेट विद डीपी। ठीक है, अभी डीपी कंफर्म करेगा कि नहीं? डीपी दो लोगों से कंफर्म करेगा। डीपी इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी जाएगा रजिस्ट्रार या इश्यूअर के पास। समझो, पहला अकाउंट ओपन किया, डीआरएफ भरा, डीआरएफ सबमिट किया, फिर डीपी ने बताया डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी ने बताया रजिस्ट्रार या इशूअर को, बराबर है। फिर डीपी सेंड्स सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट किसके पास है? डीपी के पास। इन्वेस्टर किसके पास गया था? डीपी के पास। तो डीपी वो सर्टिफिकेट्स भेजेगा, डीआरएफ भेजेगा रजिस्ट्रार या इशूअर को। क्यों भेजने की क्या जरूरत है? कंफर्मेशन सिर्फ ले लिया तो समझेगा नहीं, कैंसिल करने के लिए। सर्टिफिकेट कैंसिल करना पड़ेगा ना, बराबर है। तो सर्टिफिकेट भेजा जाएगा किसको? रजिस्ट्रार या इशूअर को, बराबर है। फिर रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा डीमैट और डिपॉजिटरी क्रेडिट करेगा इन्वेस्टर अकाउंट। समझ में आया? एक बार दोबारा पढ़ो पूरा। ये हफ्ते क्या टेस्ट है? और कुछ नहीं। बेनामी का टेस्ट हो गया अपना, हाँ। फिजिटिव, दो दिन में पढ़ लोगे? किसके? क्यों चाहिए तुझे? संडे ही पूछ रही थी। मंडे संडे तो मॉर्निंग है तो मंडे ठीक है, मंडे। हाँ। मंडे क्या है? 3 तारीख। 3 तारीख, हाँ। फ्यूजिटिव डालो डालो, फ्यूजिटिव एंड मेट्रोलॉजी। सैलरीज बाकी है ना? यस, सैलरीज फिर नेक्स्ट संडे रख दो। हाँ चलेगा, डाल दो, पढ़ो। मंडे 3rd, टीटी तो पूरा अपलोडेड है ना? 2 और कोई दिक्कत नहीं, हम 3rd और 10th को करेंगे। हाँ, रहने देते हैं उसको, छोटा चैप्टर है ना। सैलरीज के साथ क्लब नहीं करते। सैलरीज 10th, संडे बोलते हो ले लो पूरा हफ्ता, पढ़ो सैलरीज 10th को। पूरा की 3rd, ए सैलरीज पूरा 3rd, हाँ मतलब एक हफ्ता आधा चैप्टर पढ़ोगे।
पूरा पढ़ना पूरा ही करना है। हाँ, थर्ड इज फ्यूजिटिव एंड लीगल मेट्रोलॉजी एंड 10th इज सैलरीज। ठीक है। My God. ओ जी, ओ माय गॉड। And क्या है स्टेटिंग चैलेंज को? फ्यूजिटिव और लीगल मेट्रोलॉजी। वो शायद नहीं होता तो संजना का क्या होता? उसने अडॉप्ट किया है संजना को। CIPL खत्म हो गया। बस अभी और कितना पढ़ेंगे IPL? बस हो गया, बस खत्म हो गया। चार चैप्टर तो गाँव गई उसमें हमने IPL खत्म कर दिया। सात चैप्टर इसी का बाकी है ना। मुझे नहीं पता कितना बाकी है। पता नहीं। ओके, प्रोसेस ऑफ रीमटेरियलाइजेशन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। ऊपर का सेम है, स्टेप्स कर लेते हैं। ठीक है, अभी DRF सबमिट किया था, यहाँ पे क्लाइंट क्या सबमिट करेगा? RRF। अभी प्लीज वापस अकाउंट ओपन मत करवाना और क्लोज भी मत करवाना। ठीक है, तुम्हारा काम नहीं है वो। तुम सीधा क्या सबमिट करोगे? RRF। किसको? DP को। फिर DP एंटर करेगा रिक्वेस्ट इन इट सिस्टम विच ब्लॉक्स द क्लाइंट्स होल्डिंग। क्लाइंट के होल्डिंग को ब्लॉक कर देगा, डेटाबेस में अपना एंट्री कर देगा। ठीक है, उसके बाद DP इंटीमेट। DP किसको देता है? डिपॉजिटरी को बताता है कैसा आया है, और साइमल्टेनियसली RRF भेज देगा वो रजिस्टर। यहाँ पे सिर्फ RRF भेजेगा, सर्टिफिकेट नहीं है तो भेजेगा कहाँ से? बराबर है, तो सिर्फ RRF भेजेगा वो रजिस्ट्रार को। फिर रजिस्ट्रार अभी प्रिंट करेगा सर्टिफिकेट, बराबर है, और क्लाइंट को भेजेगा, सेंड करेगा। डिस्पैच मतलब सेंड। रजिस्ट्रार और इशूअर इलेक्ट्रॉनिकली कंफर्म करेगा रीमैट टू डिपॉजिटरी, क्लाइंट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। समझा? एक बार दोबारा पढ़ो। तो क्या पैक कर रही है रे? पहले ही भेज दूंगी तेरे को। Done? Chalo, we wind up for today. Yes. Thank you very much.